जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो थामना आसमान पूरा बाकी है। नमस्कार, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर आयोजित आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, स्टडी ग्लोव्स के फाउंडर और ओनर और भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक श्री सिद्धांत अग्निहोत्री जी का, डीडीजी के संस्थापक और शिक्षक अमित सिंह नेगी जी का, डीडीजी के सभी छात्र छात्राओं का और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि महोदयों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उत्सव में मनाया जाता है। हम सबके जीवन में हमारे शिक्षक का योगदान अतुल्य होता है। एक जो शिक्षक होता है वही एक सभ्य समाज का निर्माता होता है। यही कारण है कि 5 अक्टूबर 1994 को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की, ताकि संपूर्ण विश्व शिक्षक के योगदान को, उनके महत्व को सेलिब्रेट कर पाए। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर के नाम के साथ किया जाता है, तो उसी खूबसूरत सी परंपरा के साथ सबसे पहले वंदना है भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उन्हीं की वजह से है कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ करते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राधिका को उनकी गणेश वंदना के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राधिका आहूजा है और मैं डीडीजी की स्टूडेंट हूँ। आज के प्रोग्राम में मैं गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुभूर्जिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय पुह्य प्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्य कनक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतपोत्राय धीमहि गूढकुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। धन्यवाद। धन्यवाद राधिका इस बेहद सी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। हमारी प्रथम गुरु होती है हमारी माँ, जो हमें बोलना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। और एक गुरु होते हैं हमारे शिक्षक, जो हमारे भविष्य के निर्माता होते हैं। तभी तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के प्रति अपने मन के भावों को अपनी कविता के माध्यम से हम सबके बीच प्रस्तुत करने वाले हैं सर्वेश। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वेश को उनकी स्वरचित कविता के लिए।
मुझे लताल अलंकार का है ज्ञान नहीं, गीत संगीत शब्द सुर का है ध्यान नहीं। मुझे लताल अलंकार का है ज्ञान नहीं, गीत संगीत शब्द सुर का है ध्यान नहीं। ज्ञान का दिया मेरे भीतर है माँ जला देना, तेरे बीना की तान जैसी कोई तान नहीं, तेरे बीना की तान जैसी कोई तान नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए श्रोतागण, देवभूमि दिव्यांग जन के सभी पूरी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर मेरे सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कविता लेकर उपस्थित हूँ, उससे पूर्व कुछ पंक्तियां पढ़कर अपनी कविता प्रारंभ करूंगा। कविता की एक छोटी सी यही भूमिका है कि मैं इस देवभूमि गुरुकुल से जुड़कर मैंने क्या अनुभव किया है, वो मैं आप सभी के समक्ष प्रेषित करूंगा, आप सभी के साथ साझा करूंगा। मेरी स्वरचित कविता है, 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी कविता। जहाँ की भूमि में हनुमंत का मन का समाया है, जहाँ की भूमि में हनुमंत का मन का समाया है, जहाँ प्रभु ने सिया लव कुश समा बेटा पठाया है, मैं रहता हूँ उसी भूमि पे करता हूँ नमन उसको, मैं रहता हूँ उसी भूमि पे करता हूँ नमन उसको, जहाँ रहती मेरे अवधेश प्रभु की छत्र छाया है, जहाँ रहती मेरे अवधेश प्रभु की छत्र छाया है। कविता पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। माँ भवानी को नमन करते हुए अपनी कविता पढ़ी। भूमि है गुरुकुल की ये, भूमि है गुरुकुल की ये, जिसे देव भूमि गुरुकुल कहते, भूमि है गुरुकुल की ये हूँ, जिसे देव भूमि गुरुकुल कहते, वर्चुअल माध्यम से मिल प्रतिदिन, वर्चुअल माध्यम से मिल प्रतिदिन ज्ञान सरिता में हम बहते। गणेश शिक्षा का पाठ हमें यहाँ पढ़ाया जाता है, संगणकीय शिक्षा का पाठ हमें यहाँ पढ़ाया जाता है, प्रभात को गुड मॉर्निंग कहना भी सिखाया जाता है। महोदय, हम यहाँ पर आंग्ल भाषा का भी ज्ञान अर्जित करते हैं। सुप्रभात को गुड मॉर्निंग कहना भी सिखाया जाता है। हमें बताते सदैव तुम सब आगे ही बढ़ते रहना, हमें बताते सदैव तुम सब आगे ही बढ़ते रहना, नहीं किसी से कम हो तुम सब उच्च शिखर चढ़ते रहना, नहीं किसी से कम हो तुम सब उच्च शिखर चढ़ते रहना। विभिन्न तरह के कार्यक्रम का रसपान सभी मिल करते हैं, सबके मन की शंकाएं प्रतिदिन गुरु यहाँ पर हरते हैं। जो हमारे अंदर शंकाएं उठती है कि हम ये कार्य कैसे करेंगे, संगणकीय शिक्षा से संबंधित, आंग्ल भाषा से संबंधित, या और भी अगर हम अपने विषय में जाने की हमें आगे फिर क्या करना चाहिए, हमारे भविष्य से संबंधित शंकाएं यहाँ पर हमारी शंकाएं हल की जाती है। सन 2019 में, ध्यान से सुनिएगा, कि सन 2019 में जब भारत पर था पड़ा अकाल, सन 2019 में जब भारत पर था पड़ा अकाल, बना मसीहा दृष्टि दिव्यांग का, बना मसीहा दृष्टि दिव्यांग शिक्षा के भय से दिया निकाल, कि हम शिक्षा कैसे अर्जित करेंगे। अब हम ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑनलाइन हम क्लासेस ज्वाइन करते थे तो उसमें संगणक का बहुत अहम योगदान है, तकनीकी रिसर्च का बहुत योगदान है। तकनीकी क्षेत्र में अब हम सब, तकनीकी क्षेत्र में अब हम सब मिलकर आगे जा सकते हैं, नहीं किसी से कम है हम। ध्यान से सुनेगा महोदय, अभी जल्दी हमारे कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी दिल्ली में, और समय समय पर इससे जुड़कर बहुत सारे छात्र छात्राओं ने अपना नाम और इस देवभूमि का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपनी पहचान समाज में दिलाई है। सुनेगा कि आदित्य वरुण नेहा देखो, आदित्य वरुण नेहा देखो प्रतिदिन अब नाम कमाते हैं, देवांश कृष्ण अरहान आदि, देवांश कृष्ण अरहान आदि अपनी पहचान बनाते हैं। क्या लिखो नहीं है शब्द, क्या लिखो नहीं है शब्द, परंतु भाव मेरे स्वीकार करो, अनुपम विचार हो सरल जीवन, अनुपम विचार हो सरल जीवन, नवचेतन प्रभु निर्माण करो। जय देव भूमि, जय देव भूमि, जय देव भूमि, हम दिन
जय देव भूमि, जय देव भूमि, जय देव भूमि हर दिन कहते, वर्चुअल माध्यम से मिल प्रतिदिन ज्ञान सरिता में हम बहते। भूमि है गुरुकुल की ये, भूमि है गुरुकुल की ये, जिसे देव भूमि गुरुकुल कहते, वर्चुअल माध्यम से मिल प्रतिदिन ज्ञान सरिता में हम बहते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर्वेश इस बेहद खूबसूरत कविता के लिए। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, उसे स्वयं ही बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार आज भी हम सबको सत्य कार्य करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और विवेकानंद जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित हैं डीडीजी के संस्थापक अमित सिंह नेगी जी। मैं अमित सर के विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी। अमित सर का जन्म उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। 2006 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान आपके पिताजी का देहांत हो गया जब आपकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। एक अन्य दुर्घटना ने आपसे आपकी आंखों की रोशनी छीन ली। आर्थिक संकटों से जूझते हुए बहुत ही विषम परिस्थितियों में आपने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। आपने 12वीं सीबीएसई बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। आपने अपना ग्रेजुएशन डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से पूर्ण किया। आपने अपना मास्टर सोशल वर्क में इग्नू से पूरा किया है। इसी के साथ साथ आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाइलेट से पूर्ण की और आपने ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है। विगत 10 वर्षों के अनुभव के साथ आज आपका नाम भारत के वीआई स्पेशल एजुकेटर के रूप में लिया जाता है। आपने 2020 में देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल डीडीजी की स्थापना की ताकि भारत का हर दृष्टिबाधित आत्मनिर्भर बन सके। तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगी अमित सिंह नेगी सर से कि वे आए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर हमें देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के विषय में कुछ बताएं। अमित सर। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सिद्धांत अग्निहोत्री जी, जो कि स्टडी ग्लो के फाउंडर और एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के भीतर लोगों को बहुत कुछ सिखाया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज है। तो सबसे पहले मैं सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि सर ने अपने आज इस बिजी शेड्यूल से हमें हमारे इन बच्चों के लिए, जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके लिए अपना कीमती समय दिया और मात्र एक छोटे से अनुग्रह में ही सर ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया, जिसके लिए मैं अपने हृदय के अंतःस्थल से सर का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर मैं कि जैसे कि हमारे अभी एंकर मंच का संचालन करने वाली जो महोदया हैं, इन्होंने बताया कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल को हमने शुरुआत किया, लेकिन कहते हैं ना सर, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सर एक मोटिवेशन मिला था और मुझे लगा था कि इसकी जरूरत है कहीं ना कहीं। तो कैसे इसकी जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, उसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोविड का टाइम, जैसे कि सर्वेश की कविता में भी जिक्र हुआ था, बड़ा अच्छा लगा कि सर्वेश ने 2 दिन के भीतर अपनी एक स्वरचित कविता में काफी कुछ कह दिया हमारे डीडीजी के बारे में। तो अच्छा लगता है जब अपनी ऐसी इस प्रकार की किसी भी कलाओं को जो हम लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है छात्रों द्वारा। तो 2019 के बाद एक जब कोविड टाइम लगा हुआ था, जब सेकंड फेज लगा हुआ था, तो उस दौरान ऐसा कुछ हुआ था कि एक बच्चा था मेरे पास, यानी कि जिसका मेरे पास कॉल आया था। हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन उसके पास मेरा कहीं से कांटेक्ट पहुंच गया था। तो उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया कि सर, वो व्यक्ति वैसे एमपी का था रहने वाला, और उनके माता पिता को कोविड हो गया था। बच्चा शिक्षा लेने के लिए दिल्ली आ रखा था, तो उस व्यक्ति को जो है जाना था वापस
एमपी, लेकिन कोविड के टाइम पे हर चीज जो है आइसोलेटेड थी, कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर्स ऑफ हो चुके थे। अगर हमें एक ट्रेन का टिकट भी करना था तो वो भी ऑनलाइन ही करना था। तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसका मेरे पास फोन आया कि सर मुझे अर्जेंटली घर जाना है लेकिन टिकट नहीं हो पा रही है। तो हमने कहा कोई बात नहीं कि मिलके कुछ करते हैं। तो मैंने ऐसी टेलीफोनिकली उनको स्टेप बाय स्टेप कि ट्रेन का टिकट कैसे बुक होता है वो सब बताया, और बताने के बाद बड़ा अच्छा लगा कि उसका ट्रेन का टिकट भी हो गया, वो बच्चा घर भी पहुंच गया, उसने अपने माता पिता को भी देखा और उनकी थोड़ी सेवा पानी भी करी। बताना चाहूंगा कि वो बच्चा भी विजुअली इम्पेयर्ड था। वहीं से मेरे माइंड में एक विचार आया कि इस कोविड टाइम में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं और कहीं ना कहीं उनको शिक्षा लेने में कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही है। तो क्यों ना उसका हम एक समाधान निकालें, क्योंकि एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साउंड। भले ही हमारे बीच में अभी ये जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, भले वो आपको सर नहीं देख पा रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं आपको भले ही नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज। आपकी आवाज हमारे कानों में जाते ही कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसकी एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है और हम समझ लेंगे कि वो हाँ सिद्धांत सर हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम हम आपके पास कि हाँ वो सिद्धार्थ सर है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए साउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम सर 2000 करते 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 सर आज ऑफिशियली हमें 3 साल इसको हो चुके हैं। हालांकि पढ़ाने का अनुभव तो 10 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन मोड में अगर हम बात करें तो 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है। जितना 500 से ज्यादा बच्चे सर हम ऑनलाइन मोड में बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उनका एक कहते हैं ना सर कि अगर हमने उनको एक बार अपने साथ कनेक्ट कर लिया है तो पूरा उनका एक फॉलो अप लेना कि बच्चा उसके बाद कर क्या रहा है, क्या सीख रहा है, क्या क्या वो आगे कर पा रहा है, क्या उसको कुछ अचीवमेंट्स मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो उसी में सर आज हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो एक ऑफिसर रैंक में है सर, एक पीओ लेवल में है, टेक्निकल लेवल में है, टीचिंग लेवल में है, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स में सर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के अंदर है, भारत के आप लगभग लगभग 12 से 15 राज्यों के अंदर आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ मैं आपको सर ये भी बताना चाहूंगा कि देवभूमि दिव्यांगजन के साथ जुड़े हुए बच्चे सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो हम उनको सिखा ही रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हमने एक चीज और महसूस करी थी बच्चों के साथ साथ, क्योंकि सर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सक्षम है बच्चों का एजुकेशन देने के लिए, और हमारे साथ हमारा दुर्भाग्य इस बात का ऐसा है कि हमारा जो स्पेशल एजुकेशन है ये नॉर्मल एजुकेशन से थोड़ा, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी एक मशक्कत तो करनी पड़ती है। तो जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो तो अपने बच्चे को सर कहीं भी पढ़ा लेते हैं, किसी भी महानगर में पढ़ा लेते हैं या किसी और जगहों पे जाके पढ़ा लेते हैं, अच्छी खासी फीस उनकी जमा कर लेते हैं। अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी भी डिवाइसेस की बात करें तो नॉर्मली अगर एक साइटेड व्यक्ति के लिए अगर कोई डिवाइस होगा तो वो सर एक बार के लिए सस्ता हो सकता है, लेकिन अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो वही डिवाइसेस कहीं ना कहीं हमें हजारों की संख्याओं में लेनी पड़ती है, जिसमें से कि हमें कोई सब्सिडी भी नहीं मिलता है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर हमारे देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने एक कह सकते हैं कि मुहिम छेड़ी कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों का चयन करें जो दृष्टिबाधित तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी कमजोर होंगे। तो उन बच्चों का हमने चयन किया सर। आज लगभग लगभग हर वर्ष हमारे पास 12 राज्यों के बच्चे जुड़ते हैं, जिसमें से कि अगर मैं बात करूं तो हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे सर और भी कुछ राज्य हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो बच्चे आज हमारे साथ जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी बात उनके लिए ये हो जाती है कि सर अगर वो कोई भी प्रोफेशन में है, अगर वो स्कूल जा रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो दिन भर अपनी वो एक्टिविटी करें। सिर्फ शाम को हम उनको रोज सर 1 घंटा अपना देते हैं 7:30 से 8:30 में। सेम लिंक रहता है, ये लिंक हमारा पिछले 3 सालों से कंटिन्यू चल रहा है सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी जो भी हमारे साथ जुड़ता है सर, वो आराम से कभी भी अगर मॉनिटरिंग करना चाहता है तो वो आराम से देख सकता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है तो वो भी आराम से कर लेते हैं। तो इस वर्चुअल मोड के थ्रू सर हम बच्चों को कंप्यूटर में एक तो कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, जिसमें पूरा ओएस से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट
और साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ मेल सर्विसेज, फिर चाहे वो जीमेल की हो, याहू की हो या फिर हमारी आउटलुक से रिलेटेड हो। ये सारी ऐसी वो चीज़ें एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वो उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। तो ऐसी वो सब स्किल्स हम उन बच्चों को डेवलप करते हैं ताकि वो किसी के भी आगे जाके ये ना बोले कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। मोस्टली वो काम जो वो बच्चा स्वयं से कर सकता है, इतना हम उनको स्किल कर देते हैं कि किसी से उनको ये ना पूछना पड़े कि आप मुझे टाइम बता दीजिए, आप मेरा मेल कर दीजिए, आप मेरा मेल चेक कर दीजिए। तो एटलीस्ट वो सब काम बच्चा स्वयं से कर लेता है। इसी को सीखते हुए आज हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स रैंक में जो बच्चे बैठे हुए हैं सर, उनको कहीं न कहीं एप्रिशिएट लेटर भी मिलते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चा अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले सर कभी एक समय हुआ करता था जिसमें एम्प्लॉयर ये सोचता था कि यार हमने क्यों विजुअली इम्पेयर्ड को ले लिया, ये तो काम ही नहीं करते हैं। लेकिन आज एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं, हमें विजुअली इम्पेयर्ड को लेना है। इंडिया टुडे का सर सर्वे कहता है कि अगर हमें किसी भी डेटा एंट्री के लिए अगर विजुअली इम्पेयर्ड को लेना होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को लेना होता है तो वो सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड को लेते हैं सर। क्योंकि जो एफिशिएंसी है और एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं 100% जाती है। तो ये सब चीजें देखते हुए सर हम लोगों ने बच्चों को सिखाया। और सिर्फ गुरुकुल यहीं पे नहीं रुका है सर, इसके अलावा सिर्फ ये तो सिर्फ हमारे दृष्टिबाधित उन छात्रों के लिए है जो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इसके अलावा सर बहुत सारे दिव्यांग ऐसे भी हैं जैसे कि श्रवण बाधित हमारे दिव्यांग बच्चे हैं और जो हमारे अस्थि दिव्यांग बच्चे हैं उनसे भी संबंधित सर हम लोगों का एक हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम उनको एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देते हैं। हालांकि वो अभी प्रस्तावित है, किसी फंड के कारण हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसको इस वर्ष सर प्रारंभ करना है क्योंकि उन बच्चों की भी रिक्वायरमेंट है। और भविष्य का सर एक और योजना है कि जिसमें हम ऐसे बच्चे जो कि बाय बर्थ बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए एक ऑफलाइन सेंटर प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि उस सेंटर के भीतर हम उनको वो सब जानकारियां जैसे कि डेली लिविंग स्किल्स यानी कि दिन भर में होने वाली ऐसी सब चीजें हम उनको सिखाना चाहते हैं। जैसे कि कपड़े बच्चों को अक्सर छोटे बच्चों को पहनना नहीं आ पाता है, बटन लगाना नहीं आता है, कपड़े प्रेस करना नहीं आ पाता है। इसके अलावा अगर उनको अपने लिए छोटा मोटा कुछ बनाना है जैसे कि कॉफी बनानी है, चाय बनानी है, मैगी बनाना है या कोई भी खाने का कोई भी आइटम बनाना है तो वो कैसे उसको बना सकते हैं, इंडक्शन का यूज कैसे करना है, स्मार्ट किचन का यूज कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि अगर वो जाएं इंडिपेंडेंटली तो कैसे जाएं, मैप का कैसे यूज करें। तो ये सारी डेली लिविंग स्किल्स, इसके अंदर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो रहेगा ही लेकिन साथ में डेली लिविंग स्किल्स के बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे। और साथ ही साथ एक म्यूजियम, एक ऐसा म्यूजियम सर जो कि 3D 4D 8D और मैकेनिज्म जैसे मॉडल से भरपूर होगा। ये इसकी आवश्यकता सर हमारे बच्चों को इसलिए पड़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इमेज की फॉर्म को समझता है और ऐसे बच्चे जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं क्योंकि वो कोई चीज अभी तक उन्होंने नहीं देखी होती तो उनका ब्रेन जो है किसी भी इमेज को क्रिएट नहीं कर पाता है। तब तक वो क्रिएट नहीं कर पाएगा जब तक वो उस चीज को छू नहीं लेता है। और हर चीज को छूकर बताना सर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फ्लाईओवर की तो हम बच्चों को नहीं बता पाएंगे कि फ्लाईओवर दिखता कैसे है। अगर हम उसके ऊपर लेके जाएंगे तो उनके लिए वो एक पुल हो जाएगा। लेकिन फ्लाईओवर का एक्चुअल डिजाइन क्या होता है तो उसका अगर हम एक 3D मॉडल या 8D मॉडल अगर हम उनको बना के दिखाते हैं या मैकेनिज्म सिस्टम कुछ करके दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये भी सर एक भविष्य का हमारा एक योजना है जिसके अंतर्गत हम उनको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो इसको भी हम सर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सर हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का एक प्रयास है। आशा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा हमारे साथ जुड़कर और हमारे बच्चों के साथ जुड़कर। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर क्योंकि बच्चे मुझे सुनने नहीं आए हैं, आपको सुनने आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे हमारे मंच का संचालन करने के लिए मैम से अनुरोध है कि वो आगे कंटिन्यू करें। और सर आपका एक बार फिर से हृदय से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को के साथ जुड़े और बच्चों के लिए अपना समय निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जीवन का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जीवन में, कुछ खास लोग मिलते हैं जीवन में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ऐसा ही रिश्ता है सिद्धांत सर का भारत के लाखों विद्यार्थियों के साथ। सर आपने भारत के अनेक विद्यार्थियों को उनकी ड्रीम जॉब पाने में उनकी सहायता की है, उनकी उड़ान को एक नए पंख दिए हैं।
वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं सिद्धांत सर के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। सिद्धांत सर का जन्म 19 मार्च 1993 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई सेंट्रल एकेडमी लखनऊ से पूरी की। आपने अपना ग्रेजुएशन क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज लखनऊ से पूर्ण किया। सर ने 2016 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एमएससी कंप्लीट किया और सर एमएससी में सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। आपने एमए हिस्ट्री के साथ साथ नेट जेआरएफ भी क्लियर किया है। सर ने अपने शिक्षक करियर की शुरुआत 2017 में स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म से की थी। 2021 में आपने अपनी स्वयं की कंपनी स्टडी ग्लोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की, इस उद्देश्य के साथ कि भारत का हर मिडिल क्लास बच्चा अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सके। और आज सर के यूट्यूब पे 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और भारत के हर बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या करंट अफेयर्स पढ़ता है वो सर से परिचित है। तो मैं समय ना गवाते हुए अब सिद्धांत सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपने विचारों से, अपने अनुभव से हम सबको अनुग्रहित करें। सिद्धांत सर। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि, थैंक यू सो मच। और अमित यार, कमाल, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त स्टोरी। आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। बहुत ही अच्छा लगा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। अमित, सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी सर, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि इतने बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला है। और कमाल की स्टोरी यार अमित, मजा आ गई। सर्वेश ने कमाल की कविता सुनाई, बहुत ही बढ़िया। राधिका ने गणेश वंदना से सबका दिल जीता, बहुत अच्छा। तो कहाँ से शुरुआत करें? आप क्या जानना चाहेंगे, बताओ अमित, मैं किस बारे में बात करूं? आप जो बोलेंगे। सबसे पहले बच्चे जानना चाहते हैं सर, आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे करी? थोड़ा सा अपना परिचय सर देंगे, क्योंकि मैम ने तो बताया ही है, लेकिन हम चाहेंगे सर आपके जुबानी आपके बारे में सुनेंगे थोड़ा सा। अमित, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक ही लक्ष्य था, ठीक है। ज्ञान जो है ना वो हम सबकी रोशनी है, ठीक है। तो मुझे ज्ञान पाना था, नॉलेज पाना था। मुझे पता था कि सक्सेस बाय प्रोडक्ट है। तो बहुत ही कम उम्र से, जैसे काफी यहाँ पे जैसे तुमने बताया कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ, मतलब हालांकि स्ट्रगल तो मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरा भी कुछ था। तो बहुत अच्छी तो लाइफ नहीं थी, सिर्फ हमारे पास पढ़ाई थी, पैसे भी ठीक ठाक थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी या घर कुछ बड़ा था, तो स्ट्रगल करना पड़ता था। बट एक चीज हमारे पास थी, वो थी ज्ञान। किताबें मेरे पास थी। मेरे पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते थे और उन्होंने यही बोला था, बेटा जब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। तो वो शुरुआत से ही हमारे अंदर था, मेरे अंदर था, और पढ़ाई पे ही फोकस था। तो करियर की शुरुआत मेरी, वैसे तो मैंने 2008 में अपना 10th किया था और 10th के बाद ही मैं ट्यूशंस देने लगा था 11th 12th के बच्चों को। मैं साइंस पढ़ाता था, मैं 10th में था बट मैं 11th 12th को पढ़ाता था। तो वहां से करियर तो नहीं, बट वही कहता ना कि जब आपकी पहली कमाई है तभी आपकी करियर की शुरुआत होगी। तो 800 रुपए मुझे मिले थे और उसके बाद फिर मैंने अपने स्टडी भी कंटिन्यू रखी और बीएससी किया। साथ ही साथ कई जगह सिलेक्शंस भी हुए, बट मैंने उसको चुना नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि लाइफ में गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, चाहे बैंक में हो, चाहे बहुत जगह हुए, बट मैंने उन सरकारी जॉब को नहीं चुना। मैंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, नॉलेज अटेन करूंगा, क्योंकि मेरा गोल कुछ और है, राइट। उसके बाद फिर मैंने 2014 में बीएससी किया, फिर उसके बाद एमएससी अप्लाइड फिजिक्स से किया। उसके बाद हालांकि इस दौरान मैं काफी किताबें पढ़ रहा था, मतलब मेरा आज भी शेड्यूल है कि मेरी लाइब्रेरी है यहाँ पे, और मेरा आज भी ये शेड्यूल है कि कम से कम मैं हफ्ते में 2-3 किताबें खत्म करूं ही करूं। और देन फिर यूपीएससी का था। हालांकि यूपीएससी की मैंने पूरी तैयारी नहीं की और ना ही मैं इंटरव्यू तक गया, प्री निकला था मेरा, लेकिन उसी दौरान मुझे स्टडी आईक्यू से ऑफर आ गया। तो फिर एक तरीके से वो मेरी ड्रीम जॉब थी, इसलिए क्योंकि देखो पढ़ा मैं बहुत पहले से रहा था, बगल साइड बाय साइड सरकारी जॉब्स निकल रही थी, बट उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मेन इंटरेस्ट यही था कि या तो मुझे पॉलिटिक्स में जाना है नहीं तो मुझे टीचिंग करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था, स्टडी आईक्यू से मैं जुड़ा। एक बहुत बड़ा उस समय प्लेटफॉर्म था, उस समय 5 मिलियन सब्सक्राइबर के करीब थे जब 2017 में मैंने शुरुआत की थी। और उसके बाद हमने पूरी टीम ने मिलकर उस प्लेटफॉर्म को ग्रो किया और फिर 2021 में
मैंने अपनी कंपनी बनाई और अभी इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडटेक कंपनी है। तो ये सब कुछ ज्ञान की बदौलत है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर किसी भी इंसान को नहीं रोकती है। हर कोई, मतलब चाहे जो भी है, अपने ज्ञान के बलबूते पर दुनिया को जीत सकता है, चाहे उसमें कोई भी कितनी कुछ भी क्यों ना हो। सिर्फ आपको, स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, राइट? तो ऐसे अरुणिमा सिन्हा, देयर आर मेनी मोर जिनका मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ कि सिर्फ ज्ञान पे आप रिलाय करिए और आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। इनफैक्ट बताना चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट ही था, वो भी विजुअली इंपेयर्ड था, तो उसने आईएएस निकाला, आईआरएस निकाला, उसकी 250 के करीब रैंक थी और बहुत मेहनत की उसने, वो भी ज्ञान के ही पीछे गया, बहुत दिक्कत थी उसको भी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने भी अभी तक जो भी अचीव किया है, ना पैसा, ना कोई सपोर्ट, कुछ नहीं, नथिंग। सेम गोज विथ यू अमित एज वेल, ठीक है? सिर्फ नॉलेज की बदौलत, ज्ञान की बदौलत, है ना? तो सरस्वती माँ के उपासक हैं हम, और बस यही है जो है। सही बात सर, बहुत बढ़िया सर। तो बच्चों को सर कुछ पढ़ने के दौरान, जैसे आपने बोला कि आप हफ्ते में 2 से 3 बुक्स पढ़ लेते हैं, तो अक्सर बच्चे सर इस चीज से बचते हैं, है ना? तो क्या उनको आप टिप्स देना चाहेंगे, कैसे किताबें पढ़ी जाए? नहीं यार, कि देखो, बचना, एक चीज समझनी है हमको कि अगर हमको सक्सेसफुल होना है, अगर हमको एक मुकाम हासिल करना है, तो पढ़ाई तो चाहिए। अब इसमें 2-3 चीजें, 2-3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो जिनको चाहिए ज्ञान बट वो किताब पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है? दूसरे जिनको सक्सेस चाहिए बट वो कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है? और तीसरे जिनको बहुत, मतलब उनको पढ़ने का ही शौक होता है, राइट? तो मैं पहले दोनों में से था। मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं था, है ना? मुझे भी किताबें बहुत ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, है ना? लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं पहली बार लखनऊ में एक यूनिवर्सल बुक डिपो है, ठीक है? बुक डिपो क्या मतलब, एक तरीके से वो लाइब्रेरी है, आप पैसे दीजिए, आप वहां से किताब खरीद सकते हो, राइट? तो मैं पहली बार वहां पे जब 12 साल का था तब गया था। तो जब मैं वहां पे गया, मुझे तब तक ऐसा कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार उस लाइब्रेरी में कदम रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की किताबें हैं यहाँ पे, तरह तरह के विषयों को मैं पढ़ सकता हूँ। तो वहां से फिर मैं किताबें खरीदता गया। अब क्या है ना कि मेरा मानना ये है कि किताबें, अगर मान लीजिए कि कोई किताब कह रहा है कि नहीं पढ़ना है या किताबों को नहीं छूना है, तो सबसे पहली बात, वो किताबें आप खरीद लीजिए, भले आप पढ़े ना पढ़े, जो भी विषय में इंटरेस्ट है उसकी किताबें खरीदिए और अपने सामने रखिए। आप एक ना एक दिन आप उसको उठा ही लेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहला टिप तो यही होगा कि किताबें खरीदे। जैसा कि गूगल के जो फाउंडर है सत्य नडेला, वो कहते हैं, गूगल के जो इस समय सीईओ हैं, वो कहते हैं कि जितना आप पढ़ नहीं सकते उससे ज्यादा ज्ञान खरीद लीजिए, किताबें खरीदिए। दूसरा मैं टिप देना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको किताबें पढ़नी है, क्योंकि किताबों से ही ज्ञान मिलता है। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, ऑडियो बुक्स भी आप सुन सकते हैं। तो ऐसा कोई विषय चुनिए जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम मूवी देखते हैं या जब हम गाना सुनते हैं, तो वो हमारे इंटरेस्ट का है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा कोई विषय पकड़िए जो आपके इंटरेस्ट का हो, जिसको फ्लो स्टेट कहते हैं। एक बार जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे ना, और ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कुछ कुछ पेजेस पढ़िए, है ना? शुरुआत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लिया, जैसे 10-20 पेज, 30 पेज पढ़ लिया एक दिन का। धीमे धीमे आगे बढ़ाइए, अपने इंटरेस्ट का पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए, और डेफिनेटली जब 2-3-4 हफ्ते या 2 महीने होंगे ना, तो आप एक अच्छे रीडर बन गए होंगे। आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वो अल्टीमेटली, क्योंकि जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगने लगता है। जब मैंने पहली बार इतिहास पढ़ा, मैंने कहा यार क्या डेट्स हैं। फिर मैंने जब गांधी जी की किताब उठाई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि मैंने कहा कि यार ये बहुत सही है कि गांधी जी स्टोरी, अपनी पूरी जिंदगी बता रहे वो, है ना? ज्ञान एक तरीके से अलग अलग लोगों की जिंदगी ही है ना? कभी देश की जिंदगी, कभी, तो वो चीजें जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लगी। और उसके बाद फिर धीमे 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 मैं भी ऐसी, जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, ऐसी उसी पे ही फॉलो करता गया। और आज ये है कि मैं कम से कम हफ्ते में 1-2 किताबें आराम से कवर कर लेता हूँ। लेकिन आज बहुत अच्छा है, आज हम एक टेक्नोलॉजी डिजिटल युग में है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये। तो आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आज ऑनलाइन इतना ज्ञान अवेलेबल है। आप सीधा ऑडियो बुक्स, कितने ऑडियो बुक्स प्लेटफॉर्म है, बहुत सस्ते में वो अपना सब्सक्रिप्शन देते हैं। गीगल है, कुकू एफएम है, तो वहां पे ढेरों ऑडियो बुक सुन सकते हैं। बट किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से ही, और स्पेशली आप जिस चीज में, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कोई एक, जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ठीक है? तो बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड सारा ज्ञान लीजिए। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड में आप हैं,
उसका ज्ञान जितना ज्यादा लेंगे ना आप उतना ज्यादा रिफाइंड होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज ही आपको सबसे आगे ले जाएगी, और कुछ भी कोई चीज आपको इतना आगे नहीं ले जाने वाला। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला सर आपने कि ताकि बच्चे जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कहीं ना हाँ। कहीं अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अक्सर सर क्या होता है, जैसे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, मैं इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अक्सर क्या होता है, जब बच्चा सर पढ़ने बैठता है तो पढ़ते पढ़ते ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे बचें उससे? डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। पढ़ जी, रहे जी। हैं, मोबाइल पास में है, हटा दो मोबाइल, ठीक है। जी, स्टेप 1 पे ही हमको उस चीज को खत्म करना है। देखो क्या होता है कि जैसे अमित, तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद है करना, क्या एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा करना क्या पसंद है? कोई एक चीज होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही सर, ऐसे तो। म्यूजिक होगा, एनीथिंग, है ना। जी, जी। सुरभि, तुमको क्या पसंद है? सर मुझे म्यूजिक पसंद है और म्यूजिक। पढ़ना पसंद है, आपके वीडियोस देखना पसंद है नहीं, सर। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ट्रैवलिंग पसंद हो गया, आई गेस, राइट। यस सर। घूमना, तो जब हम वो चीज करते हैं तो क्या हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते। नेवर एवर, वी नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग व्हाट वी वांट। तो जब हम वो चीज करते हैं जो हमको बहुत अच्छी लगती है, तब हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपको ना एक क्या होता है कि दिमाग में एक सेटअप हो जाता है कि ये तो पढ़ाई है यार, इससे क्या होगा। इस पहली बात तो थिंकिंग को शुरुआत से ही बदल के चलना है। दिमाग में सेटअप ये होना चाहिए कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। जब भी आप पढ़ने बैठे, एकदम दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे दें, और बिलीव मी ये काम करती है, कि दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा और आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये। फिर उसके बाद बैठ गए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी पढ़ रहे हैं, एनीथिंग। अब हम बैठ गए पढ़ने आराम से, हमने वीडियो खोला या किताब खोली, जो भी है। उसके बाद हमको ये स्टेप 2 में कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, राइट। जी। फोन है, हटा दो। घर वाले हैं, उनको बोल दो कि 2-3 घंटा मैं पढ़ूंगा, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, राइट। जी। तीसरी चीज ये है कि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, राइट। जैसे एनसीईआरटीज है, एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रिपरेशन, ठीक है। कोई भी सरकारी जॉब के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, ठीक है। अब उसमें ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी है, गंगा निकल रही है, वो पूरा कोर्स बताते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, जब हम ये सेंटेंस देखें कि गंगा का उद्गम कहां से हुआ, गंगा कैसे जा रही है, हमारे प्लेन्स कैसे बने हैं, ये दुनिया कैसे बनी है, तो हमको सबसे पहले एक एक लाइन जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक तो इमेजिन करना है, और दूसरा हमको ये समझना है कि सामने एक बहुत बड़ी क्लास बैठी है और मैं उसको पढ़ा रहा हूं। ये एक इतनी शानदार स्ट्रैटेजी है कि आप कभी बोर नहीं होंगे पढ़ाई से। आपने एक चैप्टर पढ़ा और आप अपने से ही एक्टिंग करिए कि मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं खुद से तो बहुत मुश्किल होता है फोकस करना, फिर वो रट्टाफिकेशन हो जाता है, समझ में नहीं आता है। समझ में तब आता है या तो कोई हमको समझाए सामने से बैठ के, कोई टीचर हमको बताए, नहीं तो फिर वही है कि मतलब कोई बहुत सारी कोई ऐसी इंटरैक्टिव चीज जो हमको बहुत सामने दिख रही हो, वरना खुद से पढ़ना मुश्किल होता है। तो इसका ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको दिमाग को पहले ही बोल देना है कि आज बहुत मजा आने वाला है, आज मैं बहुत सारे लोगों से आगे निकलने वाला हूं, क्योंकि आज मैं वो पढ़ने वाला हूं जो बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे संविधान, अगर हम पॉलिटी में जाए, संविधान बहुत लोगों को नहीं पता होता। संविधान हर इंसान को पता होना चाहिए, हर एक इंसान को भारत के संविधान, लेकिन वो वकीलों को पता होता है, और इसीलिए वकील इतने सक्सेसफुल भी हो जाते हैं जो बड़े वकील होते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि एक तो ये आप इंस्ट्रक्शन दे कि आज मैं पढ़ूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ने बैठे, सारे डिस्ट्रैक्शन जो आपको लग रहा है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हटा दीजिए, वो टाइम आपका है, ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाइए, है ना। कि जैसे आपने, वही मैंने बताया कि आपने पढ़ा और उसके बाद आप ऐसा इमेजिन करिए कि सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं उसको पढ़ा रहा हूं, या फिर किसी को पकड़ लीजिए अपने दोस्त को कि यार सुन यार, मैं तुझे ये समझाऊंगा ये चैप्टर, है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई इंटरेस्टिंग जितना ज्यादा हम बनाएंगे, हम उतना ही कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, और जितना ज्यादा बोरिंग होती जाएगी वो पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। जी। चलिए सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। सर जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे यूपीएससी का हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा प्रीलिम्स निकल गया और मेंस नहीं निकला, तो सर हमारा मोटिवेशन अंदर से ख़त्म हो जाता है, हम टूट जाते हैं कि अरे यार हमने 2 बार दे दिया है, 4 बार दे दिया, अभी तक निकल नहीं रहा है, और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका निकल जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो सर उस चीज को कैसे हम लोग करें कि हम आगे भी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकें? तुमको पता है मैंने कितने एग्जाम दिए? गेस करो मैंने इन टोटल कितने एग्जाम दिए होंगे? अमित आई कोई भी नो गेस सर, करे। कितने एग्जाम गेस मैंने करो? आपके वीडियोस में सुने थे आपने 50 से अधिक एग्जाम दिए होंगे लगभग। अमित कोई गेस, ऐसे वाइल्ड गेस मारो, कितने एग्जाम दिए होंगे मैंने? आपने तो बोला है सर अभी ना कि मैंने दिए निकले लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो 150 एग्जाम्स मैंने दिए थे, 150 से अच्छा। ज्यादा, और एक में भी मेरा शुरुआत में सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। काउंटिंग करने बैठोगे 1 2 3 4 5 6 लंबा एकदम 150 के करीब एग्जाम, 150 बार मैंने फेलियर देखा। और ये हर इंसान के साथ है। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो 1000 बार, 1000 बार, आप सोच सकते हो सुरभि, 1000 बार वो बल्ब का आविष्कार हुआ नहीं था, फेल हुआ था वो बंदा। जब उससे पूछा गया कि 1000 बार तुम फेल हो, उसने कहा ना, मैंने 1000 बार वो तरीके जाने जिससे बल्ब नहीं बनेगा। जब उसका सही घर, जब उसकी फैक्ट्री चल रही थी अरबों रुपए की, हमारा अगर एक पेन भी जल जाए तो भी हमको दर्द होता है, उसकी अरबों की फैक्ट्री जल गई, वो खुश हो रहा था, क्या नजारा है। ये माइंडसेट होता है, राइट? याद रखना सुरभि, और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, कभी भी एग्जाम को अपनी जिंदगी मत बनो। याद रखना, ये एग्जाम है, ये तुम्हारी जिंदगी का एक पार्ट है। निकलता है बहुत अच्छा, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, जो तुमने सीखा है वो तुम्हारे साथ रहेगा। जो तुम करके आ गई हो, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम करके आ जाते हैं और फिर बाद में देखते हैं यार ये कर लेते हम। जो तुमने एक बार कर दिया और जिसको तुम नहीं चेंज कर सकते उसको भूल जाओ, क्योंकि वो गया। लाइफ है, ये ऐसे ही चलती है। एग्जाम निकलेंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, कुछ नहीं होंगी। याद रखना वही कि यदा यदा ही धर्मस्य, और मतलब भाई जो श्री कृष्ण ने बोला था कि आप कर्म करते जाइए, ठीक है ना, कि कर्म करिए आप फल भूल जाए। और ये बहुत ही डीप स्टेटमेंट है, ये कहने को तो चलिए सुन लिया, लेकिन ये जरूरी है कि हमको अपना 100% देना है भाई। कई बार, जैसे वैन गॉग की मैं बात करता हूं, बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े पेंटर थे। आज उनकी एक पेंटिंग की कीमत 100 करोड़ के करीब है, लेकिन क्या आपको पता है वैन गॉग जब उनकी मौत हुई थी वो गरीबी में मरे थे। पूरी जिंदगी उन्होंने गरीबी में बिताई है। टेस्ला, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में बिजली आ रही है, वो डिप्रेशन था उनको। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन रिजल्ट से आप ज्यादा मूव मत होइए। जो हो गया ठीक है, प्री निकला, नहीं निकला, अगर निकला बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, क्या गलती की, कोई बात नहीं। यूपीएससी क्या है ना बेटा, कोई भी एग्जाम जो होता है वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम मत करो, क्योंकि वो बहुत धोखा देता है। वो एक ऐसी माशूका है जो धोखा देगी ही देगी। तो उससे जितना ज्यादा प्रेम करोगे, जितना ज्यादा तुम उसके पास जाओगे ना, अपना वो नॉलेज खूब ज्यादा मेहनत करो, अपना पूरा झोंक दो, उसके बाद लीव इट। रिजल्ट आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आगे और मेहनत करो, ठीक है। तो ये चीज है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि एक पार्ट है एग्जाम तुम्हारी लाइफ का, ठीक है। मुश्किल एग्जाम की, और अगर एक आम जिंदगी 80 साल है तो 72 ईयर्स फिर हमको ऐसे ही गुजारने हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। और मोटिवेशन रहने के लिए मैं यही बोलूंगा, एक तो ये बात हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि देखो जो हो गया सो हो गया, रिजल्ट अब उसको चेंज नहीं कर सकते, अब बस वही टाइम वेस्ट है। 2 दिन रो लो, तीसरे दिन वापस आ जाओ। होता क्या ना कि समय के साथ चीजें जाने लगती है ना। आज से 3 साल पहले जो भी तुम्हारे साथ, जो तुमको लगता है कि मेरे साथ ये बैड एक्सपीरियंस है, आज वो तुमको इतना इफेक्ट नहीं करती। तो हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहो, मुश्किल है लेकिन ये याद दिलाते रहो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हो सकता है यार, मैंने अब देखो, आज मुझे कोई आईएएस सामने से बोले कि सर आप आईएएस बनेंगे, मैं मना कर दूंगा सीधा सीधा। कई बार कुछ चीजें ना बहुत अच्छी होती है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जब रेडियो का इंटरव्यू देने गए थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, उनकी आवाज की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तुम विश्वास करोगी कि अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत खराब है, उनको खत्म कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त वो आम आदमी थे। तो हरिवंश राय बच्चन कहते कि बेटा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि तुम्हारे मन का नहीं होता तो भगवान के मन का होता है ना। मैंने भी जब एग्जाम नहीं निकले तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर जब एग्जाम निकलने लगे तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि कुछ और प्लान्स होते हैं, है ना। अपना काम बहुत अच्छे से करो, दिल साफ रखो, यकीन मानो बहुत आगे जाओगे, बहुत बढ़िया जाओगे। ये एग्जाम नहीं निकला, ठीक है, नहीं निकला, कभी कभी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, नहीं निकलता है, बट उसको इतना मूव मत करो, मूव मत हो उससे, है ना। ये हमेशा दिमाग में रखो कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, और ये देने से पहले ही होगा ठीक है, नहीं होगा
ओके ठीक है, मैं फाइन हूं, मैं I'll move on with it, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। पर सर समझ कैसे आएगा कि अब रुक जाना चाहिए हमें? शिवम, इसमें ऐसा क्या है कि इसमें देखो क्या है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लो तो कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तैयारी करो, पूरा पढ़ो, एग्जाम दिया नहीं निकला कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तैयारी करो, फिर एग्जाम दो, नहीं निकला कोई बात नहीं, एग्जाम देते रहो, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तुमको अंदर से लगे कि यार अब मुझे लगता है रुक जाना चाहिए, जब अंदर से एक आवाज आने लगे, ठीक है ना, कि यार ठीक है अब तो सब कुछ, हालांकि देखो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका कुछ ना कुछ निकल ही जाता है ना कोई आप एग्जाम क्रैक कर ही लोगे। लेकिन अगर मान लो तब भी नहीं होता है तो फिर आप थोड़े समय पहले से ही, क्योंकि एक बैकअप प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी भी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी चीजें भी हमेशा बैकअप पे लेके चलिए। और अब आपको लग रहा है कि हाँ यार 26, 27, 28 साल उम्र हो गई है, मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं, तो आप फिर प्लान करते रहो, प्लानिंग करना शुरू कर दो कि जो मेरे पास नॉलेज है अब उसका मैं कैसे यूज करूं और फिर मैं उसको कहाँ सही से अप्लाई करें, ठीक है। तो एज पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि रुकना कब है, और फिर एक अंदर से जब आए कि यार ठीक है बहुत ज्यादा मैंने इस पे मेहनत कर ली, नहीं निकल रहा है तो चलो अब कोई और चीज ट्राई करते हैं, उसमें भी मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इन्वेंशन जो है वो एक्सीडेंटली हुआ है, वो कर कुछ और रहे थे और बन कुछ और गए, ठीक है, तो ये चीज है। बिल्कुल सर। सर जैसे एक गोल के लिए बाकी सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ते रहते हैं, जैसे मुझे कॉलेज मिल गया था निग्रिम्स, मैंने छोड़ दिया, सोचा दोबारा तैयारी कर लेता हूँ, पर जैसे मिड फेज में आया तो ऐसा लगा कि यार कॉलेज ले लेना चाहिए था। शिवम, मैं इस पे आऊंगा अभी, एक बार अभी अमित की बात सुन लेते हैं इस पे, अभी एक बार जब क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे स्टूडेंट्स के फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। ओके शिवम? हाँ अमित कंटिन्यू। जी सर, हम उसी में आते सर कि अब हम थोड़ा सा, क्योंकि वो टाइम आ गया है कि इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। हमारे सर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके सवाल हैं आपके लिए, तो मैं एक एक करके सर नाम लूंगा बच्चों का, तो वो अपने अपने सवाल आपसे पूछेंगे सर, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं राधिका से, तो राधिका आप सर से सवाल कीजिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि इजी जो मतलब करंट अफेयर्स जैसे होते हैं जो थोड़े से मतलब डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, तो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है सर जिससे हम इजीली करंट अफेयर्स याद कर सकें? कौन सी चीज है जो तुमको समझ में नहीं आ रही है राधिका? कौन सी एक सबसे टफ चीज तुमको क्या लगती है जो तुमको लगता है कि अरे मुश्किल है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता? सर करंट अफेयर्स ही लगते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स तो कोई भी चीज बताओ, कोई भी एक टॉपिक, क्वांटम फिजिक्स है, माउंटेन्स नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं समझ, हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक बताओ जो तुमको अभी तुमने हाल ही में पढ़ाओ जो तुमको समझ में नहीं आया। सर जैसे जो हिस्ट्री में राजा महाराजा होते हैं, कब किसने किसका युद्ध किया, मतलब हत्या की, उसके बाद किसके बाद युद्ध किया, जैसे प्लासी का युद्ध हो गया या फिर बक्सर का युद्ध हो गया, तो सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे हिस्ट्री हो गई, और जो करंट में जो चीजें होती हैं वो कुछ चीजें हैं सर जो मुश्किल लगते हैं। देखो मैं बताता हूँ इसमें क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। ज्योग्राफी कैसी है राधिका तुम्हारी? ज्योग्राफी अगर मैं बोलूं, सर ज्योग्राफी तो इजीली समझ में आती है। हाँ जी आती है, चलो बहुत। यस सर। वो क्यों समझ में आती है? सर क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें। इंटरेस्ट है, चलो बढ़िया। यस सर। तो यार अगर तुमको ज्योग्राफी समझ में आती है तो मुझे लगता है कुछ टफ नहीं है क्योंकि हिस्ट्री तो एक कहानी है, ठीक है, हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री बोरिंग है, ऐसा बहुत लोगों को मतलब हो सकता है लगे, ठीक है, बट अगर तुम उसको कहानी से जोड़ोगे, है ना, देखो क्या होता है, दो चीजें हैं कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो पहली बार में ही क्या वो टफ है? कुछ इस दुनिया में कुछ टफ नहीं, क्योंकि सब इंसानों ने बनाया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम पहले से ये माइंड मेकअप करें कि हाँ ये चीज मुझे टफ लगेगी तो वो टफ लगेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे तुमने हिस्ट्री की बात करी, तो हिस्ट्री में हम कौन सा सोर्स ले रहे हैं, राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने एनसीईआरटी की बात की, एनसीईआरटी कंपैरेटिवली टफ है क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन चीजें दी हुई हैं, लेकिन अगर तुम कोई और किताब ले लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ लो, उन्होंने उस जितने भी इंसिडेंट हुए उनको बहुत अच्छे से समझाया है। महात्मा गांधी की किताब पढ़ लो, बहुत अच्छे से एकदम तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना, राइट।
तो हमेशा याद Yes, रखना, sir. एक कोई भी करंट अफेयर, जैसे करंट अफेयर की तुमने बात की, ठीक है, करंट अफेयर क्या है, जो दुनिया में चल रहा है ना। अब Yes, दुनिया में जो चीज चल रही है उसको तुम पढ़ रही हो या फिर सुन रही हो। अब जो तुमको जो तुम पढ़ रही हो, एक तो वो कितना आसान है ना। चीजें क्या होता है कि जैसे मैं 5वीं क्लास के बच्चे को भी क्वांटम फिजिक्स समझा दूंगा, लेकिन एक शायद पीएचडी वाला भी उसको ना समझा पाए। क्यों? आज चीज आसान है, लेकिन हो सकता है वो उसको टफ बना दे। तो कहने का मतलब ये है कि जो तुम सोर्सेज यूज कर रही हो, ठीक है, वो कितना सरल भाषा में तुमको समझा रहा है, एक तो ये तुमको देखना है। अगर अब चलो ठीक है, ये तो हमने बात कर ली यूजर पर्सपेक्टिव से, कि जैसे मान लो कि हो सकता है कि जो तुमको समझा रहा है वो बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, या जो तुम पढ़ रही हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहां पे तुम्हारा काम आता है, ठीक है ना। याद रखना कि जो भी तुम पढ़ रही हो, जब तुम उसको बहुत ही ध्यान से, चीजों को बहुत ही कनेक्ट करके पढ़ती हो ना, तो चीजें समझ में आने लगती है। जब भी पढ़ो, याद रखना, हमेशा मैं बोल रहा हूं, अपनी इमेजिनेशन थिंकिंग जो है ना वो बिल्कुल ऑन रखो, कि अरे बाप रे, अच्छा उस समय 1757 में सिराजुद्दौला लड़ा। सिराजुद्दौला लड़ा कहाँ? वो लड़ने गया, उसके लोगों ने ही धोखा दे दिया, वो तो तलवार लेके गए, सब घूम गए, तो ब्रिटिशर ने भगा भगा के मारा। तो जब इस तरीके से तुम yes, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगी, और अगर कोई चीज टफ लग रही है तो तुम खुद ही उसको सिंप्लीफाई कर लो, खुद ही इसको समझ लो कि अच्छा इसका इस लाइन का मतलब ये है। एकदम सोच लो कि अच्छा ये हुआ होगा। इतिहास जब भी पढ़ो तो तुम समझो कि तुम ही बैटल फील्ड में हो, तुम ही सिराजुद्दौला के साथ लड़ रही हो, तुम ही बैटल ऑफ बक्सर में हो, तो चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। लेकिन इसमें मैं यही बोलूंगा कि अगर सोर्सेस पे जाइए, अगर आपको लग रहा है कि सोर्स जो है, किताब जो आप पढ़ रहे हो या जो मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर जिनको आप सुन रहे हो वो टफ पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप दूसरे में चले जाइए, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है, मल्टीपल ऑप्शन। जैसे आज इजराइल ईरान युद्ध है तो उसके मल्टीपल लेक्चर्स अवेलेबल है। जो भी आपको आसान लग रहा है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ना। ऐसे ही कि गली मोहल्ला के जैसे झगड़े नहीं होते, बस वही हिसाब किताब है। लेकिन जो आपको बहुत ही आसानी से समझा दे, आप उसके पास जाइए, राइट। yes, sir. Sir, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर लर्न करंट अफेयर्स। स्टडी क्लोज फॉलो करो। स्टडी क्लोज है, स्टडी आईक्यू बहुत अच्छा है। सर क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कई बार होता है कि हम जहाँ से, जैसे आपने बताया कि पढ़ते या नहीं समझ में आ पाता है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ चैनल्स, ताकि हम उस पे जाके पहले मैं देखूँ कि जहाँ से मुझे समझ में आएगा मैं वहां से स्टार्ट करूँ पढ़ना। नहीं, जैसे देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यस सर। देखो 2-3 तरीके के बच्चे भी होते हैं। किसी को लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मैं हूं, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है ना। मैं लेक्चर्स नहीं सुनता, मैं या तो मैगजीन पढ़ लूंगा या आर्टिकल्स पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सुनने में ज्यादा समझ में आता है। तो एक तो ये डिस्टिंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं पढ़ने के लिए, तो दृष्टि बहुत अच्छी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट, हम भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डालते हैं। स्टडी आईक्यू बहुत बढ़िया है। लेक्चर्स पे स्टडी आईक्यू आई थिंक बहुत अच्छा है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं। स्टडी क्लोज बहुत अच्छा पढ़ाता है, मतलब हमारे भी जो टीचर्स, हमारी टीम है। फिजिक्स वाला के जो चैनल्स है वो भी बहुत बढ़िया है। अनअकैडमी के कुछ चैनल्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको। इन मतलब आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप इन पे जा सकते हो। महिपाल सर के आप लेक्चर्स देखिए, ठीक है ना। हालांकि अब तो करंट अफेयर अभी तो फिलहाल वो नहीं पढ़ा रहे। अंकित अवस्थी सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको न्यूज पे जाना है तो वीर तालियान सर को फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा पूरा का पूरा द हिंदू का एनालिसिस बहुत बढ़िया करते हैं, है ना। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इन पे जा सकते हो। बट अगर मुझे कोई चूज करना हो तो आई थिंक स्टडी आईक्यू बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे आपको लगभग सारे टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और सेकंड नंबर पे हमारा जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आशीष दुबे, तो आशीष दुबे आप अपना सवाल पूछेंगे। थैंक यू सर वेरी गुड इवनिंग। सर हम आपको बहुत सुनते हैं यूट्यूब पे, और आज आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जनरली हम एक यूपीएससी का एग्जांपल ही लेके चलते हैं कि सर हमारे पास सामने कई सारे एग्जांपल्स आते हैं, कई सारे हमारे पास एग्जांपल आते हैं, जैसे टीना डाबी है, उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी की, या अदर ऑप्शंस आते हैं सर कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की सर। तो एक स्टूडेंट सर कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में अपनी तैयारी हम शुरू कहाँ से करें, कब से करें। एक सर जनरल क्वेश्चन होता है कि राइट टाइम क्या, सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है बेटा। हमारे टीचर एक बात कहते थे, जब जागो तभी सवेरा। तो जब जागो तभी सवेरा, कोई राइट टाइम नहीं होता मेरे दोस्त। देखो क्या है कि अब हो सकता है कि जैसे मैं हूं, मैं
4 रोटी खाता हूं, थोड़े चावल खाता हूं। लेकिन हो सकता है कोई इंसान 2 रोटी खाए, चावल ज्यादा खाए, हो सकता है कोई इंसान खाए नहीं। तो ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। ऐसे ही जो तैयारी है ना, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है। टीना डाबी की अलग तरीके की तैयारी थी, ईरा सिंघल की अलग तरीके की तैयारी थी, सिद्धांत अग्निहोत्री की अलग तरीके की तैयारी थी। ये बेटा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, वो अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं। तो प्लान सबसे बढ़िया वो होता है जो तुम बनाओ, ठीक है। तुमको क्या करना है, जब भी तुम कोई भी आईएएस टॉपर्स को सुनो, किसी को भी सुनो, तुम उनके प्लान पे मत जाओ। प्लान तुम खुद बनाओ 7-8 घंटे का। तुम बस ये देखो कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सोर्सेज दिए, है ना, किस तरीके से, इन द सेंस कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसी थी, है ना, कि यहां से उन्होंने सोर्सेस उठाए, मेंस आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज उन्होंने यहां से लगाई। ये मत देखो उनका टाइम टेबल अलग होगा, क्योंकि भाई टीना डाबी के दोनों मम्मी पापा आईएएस ऑफिसर्स थे, है ना, बहुत लोगों के नहीं होते हैं। तो टाइम टेबल जो होता है या जो स्ट्रैटेजी, वो अपने आप ही इंसान बनाता है। बट हाँ, ये जरूर आप सुनिए, जो भी आईएएस टॉपर है, कि वो कहां से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या क्या उसने पढ़ा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अपना, कहते हैं ना, कि वो प्लान खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से सूट करेगा। कुछ लोग रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो ये कभी भी किसी को, मैं तो कहता हूं कि कभी भी फॉलो मत करो, खुद को फॉलो करो कि हाँ 8-9 घंटा मुझे देना है यूपीएससी की तैयारी के लिए, 7-8 घंटा देना है, तो मेरा बेस्ट टाइम कौन सा होगा। हो सकता है आशीष तुम सुबह बहुत अच्छा पढ़ते हो, या हो सकता है तुम शाम को, तुम्हारी एनर्जी बहुत बढ़िया रहती है। जब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हें इसीलिए कहते हैं ना कि तैयारी में आने से पहले 1 महीना थोड़ा रिसर्च करो, अपने ऊपर रिसर्च करो, और जो एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक टाइम टेबल बनाओ स्टेप 2 पे, कि हाँ मुझे इस समय पे ये सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, ठीक है, और स्टेप 3 में उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये हर किसी का अलग होता है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। बस इतना समझ में आना चाहिए कि सोर्सेस हमको क्या लेने हैं, क्या क्या पढ़ना है, उस पर स्टिक रहो, और प्लान अपने हिसाब से बनाओ कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर सारे टॉपर कुछ थोड़ा ना बोलते हैं इंटरव्यू में सर, कुछ तो वैसे भी होते हैं एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। मैं समझा नहीं शिवम, क्या कह रहे हो? सर सारे टॉपर सच बोलते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि हमने यहाँ से पढ़ा, इनसे पढ़ा। नहीं, हाँ देखो, वो झूठ क्यों बोलेंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि वो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना। वो जहां से पढ़ रहे हैं उन्होंने वहां से पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ना देखो क्या है कि जैसे आप, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है, आपको हायर बुक्स पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, इसके अलावा आप क्या ही पढ़ लेंगे, यही 3 चीजें आप पढ़ेंगे, है ना। अब वो आप कैसे पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो अलग अलग तरीका होता है अलग अलग लोगों का, है ना। अब जिसके लिए वो काम कर गया, जिसमें वो सक्सेस हो गए, तो बहुत बढ़िया। तो ये अपने हिसाब से होना चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़िए, और प्लान आप अपने हिसाब से बनाए कि हाँ मुझे इस तरीके से एग्जाम में आगे पढ़ना है। सर मैं आशीष के बारे में बताना चाहूंगा। आशीष एक बहुत अच्छा लर्नर है, और अभी 12th में अभी पढ़ रहा है लड़का, और अपनी क्लास में फर्स्ट आता है सर। और इससे सवाल क्या कि हो सकता है आने वाले समय पे इसकी तैयारी करे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सर वो इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से खरा उतरेगा। साथ में सर स्पोर्ट्स पर्सन भी है सर हमारा। चलो कोई भी मदद हो आशीष मुझे बताना, अमित, हम लोग से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। ऑफ कोर्स सर। अभी 2-3 सवाल जी। नेक्स्ट है हमारे बीच में तमन्ना हरियाणा से। तमन्ना प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है, मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं उसका कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है। सर हमें ये रहता है कि हम कितना कंटेंट यूज करें, अपने कौन कौन से जो टॉपिक है उसको अपने नोट्स में ऐड करें। सो सर आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसी ट्रिक जिससे हम अपने नोट्स इजीली प्रिपेयर कर पाए और उसको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाए। थैंक यू सो मच। 2-3 मैगजीन बताऊंगा बेटा। एक तो विजन आईएएस की मैगजीन बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक मैगजीन, जब भी तुम देखो क्या है कि जब भी यूपीएससी की तैयारी करो, एक तो स्टैटिक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा करंट अफेयर पोर्शन हो गया। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेन तुम्हारा मेंस होता है। मेंस में 60 से 65% तुम्हारा करंट अफेयर्स आता है, ठीक है ना। और करंट अफेयर का वो स्टैटिक फॉर्म में ही आएगा। तो एक तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी तुम बेटा करंट अफेयर पढ़ो, जैसे एग्जांपल के तौर पे फंडामेंटल राइट्स पे कोई जजमेंट आया, तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज तुमने जो बोली कि सर ये बताइए कि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा चीजें रहती है, तो उसके लिए
सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, वही पढ़ना है जो जरूरी है। अब दिन में 4-5 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक और चीज, करंट अफेयर रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि मैं अभी ये क्या है, ये आज ये अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो मैं अक्टूबर से पढ़ना शुरू करता हूं। अब मैंने देखा कि आज जियो पॉलिटिक्स में ईरान इजराइल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार भी रिपीट हुआ होगा, उससे पिछली बार भी रिपीट हुआ होगा, और उससे पिछली बार, क्योंकि 2-3 महीने से लगातार न्यूज में है। तो एक तो हमको ये देखना है कि जो करंट अफेयर्स रेपिटेटिव हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी करंट अफेयर की तैयारी करो ना, उल्टे से करो, राइट। जैसे अभी तुम करंट अफेयर की तैयारी करो तो पहले अक्टूबर के पढ़ो, फिर सितंबर के पढ़ो, फिर अगस्त के पढ़ो, क्योंकि जैसे मान लो कि अब ईरान इजराइल वॉर के बारे में तुमने पूरा पढ़ लिया, अब ये सितंबर में वो रिपीट हुआ होगा, तो वो तुमको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में छप गया, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ मैंने बताया कि कुछ मैगजीन बहुत बढ़िया है, ठीक है, जैसे विजन, वो उतना ही बताता है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। याद रखना कि तुमको जो पेपर है, जो पेपर आता है उसमें 50 to 60% तुम्हारा, अगर वो तुमने पेपर कर दिया तो तुम टॉप करोगी एग्जाम, राइट। तो यूपीएससी पेपर ऐसा डिजाइन करता है कि हर एक चीज हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो चीज हमारे बस में हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक तो विजन की मैगजीन ले लो, एक वेबसाइट दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पकड़ लो, वो डेली करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया अपडेट करते हैं, ठीक है ना, और उसको जो है डेली बेसिस पे रिवाइज। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे तुम बता रही हो कि ज्यादा तुमको लगता है, तो इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 4-5 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, 4 से 5 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहते हैं, और ये बाद में हो जाते हैं क्योंकि रिपीट होगा। तो इसमें करना क्या है बेटा, कि जब भी तुम दिन में करंट अफेयर पढ़ो, उसको शाम को रिवाइज करो। रिवीजन कैसे करना है कि डेली जो भी तुमने पढ़ा शाम को रिवाइज किया, फिर उसके बाद वीकली जो तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा वो हफ्ते में लास्ट में रिवाइज कर लिया, और उसके बाद मंथली। इससे क्या होगा ना, तुम करंट अफेयर तो छोड़ दो, तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। जो भी तुम दिन में नोट्स बना रहे हो, जो भी करंट अफेयर्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, शाम को एक बार बहुत अच्छे रिवाइज करो, फिर अगले दिन रिवाइज करो, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर ये जो तुमने पूरे नोट्स बनाए इसको हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लो, और इसके बाद सारे के सारे नोट्स तुम एक बार महीने में रिवाइज कर लो। इस तरीके से करो, ठीक है ना। दिन के 4 से 5 करंट अफेयर्स आर मोर देन इनफ। बाकी बहुत सारी चीजें फालतू आती है तो उन चीजों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में छांटने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो कौन सी चीजें पूछता है, कौन सी चीजें नहीं पूछता है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, क्योंकि सर समय अधिक हो रहा है और हमने कोई बात नहीं अमित, नॉट एन इशू, है ना। जी, एक दो बच्चे के जो भी सवाल है बच्चे को पूछने दो, कोई इशू नहीं। एक दो सवाल है, मैं इनको फटाफट पहले सवाल हो जाएंगे सर, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट इनका आंसर दे दीजिएगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, किस किस का सवाल रहता है अभी? एक सर्वेश का सवाल रहता है। हाँ जी, सर्वेश और ध्रुव, आपका सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा नाम सर्वेश सिंह है और मैं अभी बीए प्रथम वर्ष हिंदी विशेष का छात्र हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से। सर मुझे ये प्रश्न है सर कि सर मेरा ये प्रश्न है सर कि मैंने 9th से ही सर मैथ साइंस छोड़ दिया था सर, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता था सर। और सर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर 10 तक की मैथ्स तो सर कंपलसरी है सर कि आना ही चाहिए सर। तो सर मुझे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सर साइंस तो थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है लेकिन सर मैथ्स और रीजनिंग में समस्या होती है सर। तो सर क्या अब इसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए सर, कहाँ से मैं पढ़ूं कि सर मुझे ठीक तरीके से सर उतना समझ में आ जाए कि सर मैं मतलब वैसे तो सर मैं शिक्षक के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, लेकिन सर अभी कंडीशन कुछ ऐसा है सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी सर मुझे देने की आवश्यकता है सर, और मैं सोचता हूँ सर मैं भी सक्सेस हो जाऊँ। सर्वेश, पहली बात तो देखो, तुमको इंटरेस्ट नहीं था इसलिए तुमने छोड़ा, ठीक है, यही मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आती थी कभी, जैसे अब मुझे क्यों ऐसा ही मैं सही बोल रहा हूँ ना कि इतना इंटरेस्ट नहीं आता था तुमको मैथ्स पढ़ने में। यस सर, मुझे रुचि नहीं था सर इसमें, इसीलिए। अब जैसे मैं दुनिया की सारी चीजें पढ़ सकता हूँ, बस मुझे कंप्यूटर से बहुत नफरत थी तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। कोडिंग, कंप्यूटर मतलब जैसे C++, जावा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो आएगा नहीं, वो मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, राइट। तो पहली बात तो ये समझो कि वो तुमने इसलिए छोड़ा कि तुम्हारी रुचि नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, 10 तक की मैथ्स इतनी कोई टफ नहीं होती है, ठीक ठाक होती है, आसान होती है ना। तीसरा पॉइंट, जब भी एग्जाम में, जैसे मान लो कौन से एग्जाम की तुम बात कर रहे हो, जिसमें कोई भी एक एग्जाम का एग्जांपल दो, जिसमें जैसे मान लो अगर बैंक की सर जैसे SSC, MTS, बैंकिंग, रेलवे, ये सब 25 सवाल आते हैं मैथ्स के, राइट। 25 सवाल मैथ्स के आते हैं, और उसमें से अगर मैथ्स ठीक ठाक भी पढ़ लो तुम 5-6 महीने अगर थोड़ा सा टाइम देके पढ़ लो,
तो आसानी से 15 से 16 सवाल हो जाएंगे, एंड दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, वो सारे सवाल हालांकि सारे कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका मैथ्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है वो 17 से 18 या 16 से 17 भी कर दे, जो कि डुएबल होते हैं, क्योंकि 10 तक की मैथ्स इतने कोई आसान नहीं। तो इसमें तुम ये कर सकते हो सर्वेश कि एक तो अच्छी जगह से मैथ्स पढ़ो, और क्योंकि अब एग्जाम देखो इसमें तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम देना है और मैथ्स उसमें आती ही आती है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे जैसे भी पढ़ना पड़े, ये तो तुमको मान के चलना है। तो कुछ अच्छे चैनल्स पकड़ लो, ठीक है, कुछ अच्छी किताबें पकड़ लो, और मैथ्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आएगी, और प्रैक्टिस पकड़ लो, क्योंकि यही इसी से ही तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी, इसी से एग्जाम निकलेंगे। राइट सर्वेश? यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, हेलो, आवाज आ रही? में चलते हैं सर जी। आवाज आ रही? हाँ नीरव। हाँ सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा है, बस साइकोलॉजी में आप शनिवार को लेक्चर रखते हैं, मतलब कि हर दिन रखते तो बहुत अच्छा रहता, तो ज्यादा सीख पाते कोई भी चीज में। नीरव एक्चुअली ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ये टोटली मैम के ऊपर डिपेंड करता है। 8 सेशंस हैं, तो हर संडे वो फ्री होती है, तो कल उनका सेशन होगा। ठीक है, पेशेंस रखो और बहुत बढ़िया अच्छे से तुमको ये जब कोर्स साइकोलॉजी का कंप्लीट होगा तो बहुत जबरदस्त मजा आएगा तुमको। राइट, आपकी बात सही है। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 6 महीने के बाद हट जाएंगे, मतलब क्या रहेंगे लाइफ टाइम या नहीं रहेंगे, मतलब कि? नहीं, ये आपके लाइफ टाइम नहीं, ये जो वैलिडिटी होगी उसके बाद ये आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे। राइट नीरव, ये चीज आप एक बार हेल्पलाइन टीम से कर लीजिएगा, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है अमित, थैंक यू सो मच सर। यस ठीक है। सर ये जो साइकोलॉजी वाला टेलीग्राम ग्रुप है, बच्चे इसमें पर्सनल चैट भी करते हैं। शिवम, इस यहाँ पे मैं कोर्स के कोई सवाल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ ओके अमित, कंटिन्यू। ठीक है सुरभि मैम, आपसे अनुरोध है कि आप आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सिद्धांत सर। सो क्योंकि समय भी हो रहा है तो मैं डीडीजी से मेघना मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करें। मैं बताना चाहती हूँ कि मेघना मैडम डीडीजी के अंतर्गत बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज करवाती हैं। मेघना मैम। Good evening, everyone. Thank you so much, Surbhi. First of all, I'm feeling really happy, really honored to be here. And first things first, I would like to thank Siddhant sir for giving his valuable time to our students and all of us and sharing such wonderful information. Then I would like to thank Amit sir, who has taken so much pain for organizing this wonderful session. Also, our participants have done wonderful things today. So thank you all of you. And the team of DDG, the media people, the backend people who all are working so hard to make this event a success. So thank you all of you. थैंक यू मैम। सर सिद्धांत सर, आशा है आपको डीडीजी का ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे कार्यक्रम में आने के लिए कहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही अमित सर का भी, क्योंकि उनकी अथक प्रयासों से डीडीजी इस प्रकार के कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करता आ रहा है। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, डीडीजी के विषय में यदि नहीं जानते हैं या अधिक जानना चाहते हैं, तो आप डीडीजी की वेबसाइट www.saraswatijankalyan.org.in पे विजिट कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही सही अमित, और मुझसे कुछ भी अगर कुछ भी हो सके, ठीक है, तो मुझे जरूर बता।